नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं वैभव पांडे, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे पूछे थे और वो थोड़ा परेशान भी हो रहे थे, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को सबको ही बता देना चाहिए। जिन लोगों को, कुछ लोगों को तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में, जिनको नहीं पता है वो अगर ध्यान से सुन ले तो अच्छा होगा। जैसे पहला मैटर हम जेन स्ट्रीट केस का लेते हैं अभी। तो रिसेंट में हुआ ये कि जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन ट्रेडिंग कंपनी है जो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करती है। तो जेन स्ट्रीट पर ये इल्ज़ाम लगाया है सेबी ने कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया है मार्केट के अंदर, और उस वजह से करीब करीब 4800 करोड़ की, 4800 करोड़ की उन्होंने पेनल्टी जो है जेन स्ट्रीट पर लगाई है। तो इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उन्होंने ऑप्शंस में मैनिपुलेशन किया है। वो स्टॉक्स को बाय करते थे और उसी में ऑप्शंस को जो है पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते थे। तो उस तरीके से उन्होंने करीब बताया जा रहा है 36,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कुछ एक साल, दो तीन साल के अंदर कुछ पैसा कमाया। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो देखो, कुछ क्लाइंट्स जो थे वो परेशान हो रहे थे कि मार्केट में इस तरीके के सर लोग हैं, इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या हमारा ट्रेड करना ठीक है। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये इस तरह के प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स हमेशा से मार्केट में हैं, आज से मार्केट में नहीं है। आप अगर ये सोचो कि अभी कुछ ऐसा हो गया है, अभी ही मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से ऐसा था। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ना भी हों, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज ना भी हों, तो हमारे अपने लोग भी यहाँ पर ऐसा करते रहे हैं। कंडीशन क्या होती है कि उनके पास बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो भी ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग जो है वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करते हैं, इंटेलिजेंट ट्रेडिंग करते हैं। तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ ये इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा, हम कैसे बना पाएंगे पैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर जगह आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, बड़े प्लेयर्स आपको हमेशा मिलेंगे। आप बिजनेस करते हैं तो भी बड़े प्लेयर्स आपको, आप पड़ोस की परचून की दुकान जाएंगे तो वो परचून की दुकान वाला भी आपको कहेगा कि एमएनसीज ने, जो बड़े बिग बाजार हैं, इन्होंने काफ़ी हमारा जो है बिजनेस जो है वो डाउन कर दिया, पर फिर भी वो काम करता है, वो एडजस्टमेंट करके अपना काम करता है। तो हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमेशा से था, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये नंबर 1 चीज़। तो अब इस वजह से आप लोग आर्बिट्राज को, इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जेन स्ट्रीट जो है उसने अपना केस में रिवर्ट किया है एनसीएलटी में शायद, कि जेन स्ट्रीट अपनी तरफ से ये कह रही है कि भाई हमने आर्बिट्राज किया है, हमने किसी तरह कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, इस तरह कोई काम नहीं किया है। तो अब इस वजह से आप लोग आर्बिट्राज को समझ लीजिए कि आर्बिट्राज होता क्या है असल में। देखिए, सिंपल भाषा में आर्बिट्राज जो होता है वो प्राइस इनएफिशिएंसी का फायदा उठाना होता है। मान लीजिए अब जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड जो है वो राजस्थान में गोल्ड 60,000 है और दिल्ली में गोल्ड जो है 62,000 है। तो एक आदमी क्या करता है, राजस्थान से गोल्ड खरीदता है, दिल्ली में सेल कर देता है, तो उसे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये चीज हो जाती है आर्बिट्राज। अब इसी आर्बिट्राज को हम थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं एक्सचेंज के लेवल पे, मार्केट के लेवल पे। तो पहले क्या होता था कि बीएससी और एनएससी की रेट्स में, या उससे पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, तो उनके एक्सचेंज की प्राइसेस में, स्पॉट प्राइसेस में डिफरेंस हुआ करता था, तो लोग उसमें आर्बिट्राज कमाते थे। जैसे मान लीजिए एसबीआई एंड बीएससी पर ना 802 चल रहा है और एनएससी पर वो 806 चल रहा है, तो वो 802 वहां पर बाय करके 806 में उधर सेल कर देते हैं। लेकिन अब ऐसी चीज, अब ऐसा नहीं रहा है। अब जिस एक्सचेंज से आपने लिया है उसी से आपको सेल भी करना पड़ेगा। तो इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म भी होता है कि अगर आप कैश मार्केट में कुछ बाय कर लेते हैं और फ्यूचर अगर ओवर प्राइस्ड हो, ऐसा मान लिया जाए कि फ्यूचर्स ओवर प्राइस्ड हैं और आपने फ्यूचर उसी इंडेक्स के या फिर उसी असेट के आपने सेल कर दिए हैं, तो इसे भी एक आर्बिट्राज की कैटेगरी में लाया जाता है। तो जेन स्ट्रीट जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि हमने जो कैश मार्केट में बाइंग की थी और जो ऑप्शंस हमने सेल किए थे या फ्यूचर्स हमने सेल किए थे, वो एक तरह का आर्बिट्राज है और इसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, आर्बिट्राज क्या होती है, कैसे होती है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताने के लिए। सो दिस इज द केस। अब देखते हैं आगे क्या करती है जेन स्ट्रीट या एनसीएलटी आगे क्या करती है।
तो अब बात कर लेते हैं यूएस के टैरिफ्स की। यूएस के अंदर यूएस ने 9 अभी जुलाई को आज उनकी जो डेडलाइन दी गई थी यूएस के द्वारा 90 दिनों की, वो जो है अभी एंड हो गई है। तो यूएस ने कुछ जगह तो कुछ कंट्रीज में टैरिफ जो है वो इमीडिएटली अप्लाई कर दिया है और कुछ कंट्रीज को 1 अगस्त की डेडलाइन दी है कि आप तब तक भाई सोच लीजिए आप लोग टैरिफ कम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ाएंगे, ये यूएस का कहना है। तो वो भी कुछ डेडलाइन जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि पूरी तरीके से ही टैरिफ और हो। और दूसरी बात ये है कि कुछ कंट्रीज जो है जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, ये खुल के यूएस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो यूएस जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की ये रिटालिएशन चाहता नहीं है, अदरवाइज कई दूसरी कंट्रीज भी खुल के बोलना शुरू हो सकते हैं। तो यूएस को इस बात का डर है। एक स्पेशल चीज़ ये है कि यूएस जो है वो ब्रिक्स से थोड़ा सा उसका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी प्रिंट करने की बात की थी, अपनी एक लोन फंड, आईएमएफ की तरह एक लोन फंड जो है वो बनाने की बात की थी। तो यूएस की सुप्रीमेसी को ब्रिक्स से जो है कुछ खतरा है, ऐसा यूएस सोचता है। तो ब्रिक्स की कंट्रीज में इंडिया भी आता है, रशिया भी है, चाइना भी है। तो उसके साथ में ब्रिक्स के साथ में ब्रिक्स कंट्रीज पे जो वो टैरिफ लगाएंगे 13-14% कुछ कह रहे थे ऐसा, तो वो देखते हैं कि वो ट्रम्प उस पर किस तरह से बिहेव करते हैं। इसका अभी तक कोई ऑफिशियल भी कोई टैरिफ का रिकमेंडेशन आया नहीं है। ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कुछ ऐसी भी जैसे कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर हुआ या फिर कॉपर हुआ, कॉपर के ऊपर उन्होंने 50% आज से ही उन्होंने लागू कर दिया है टैरिफ। तो कॉपर जो करीब 13 या 14% इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जंप किया था कल। हालांकि इंडियन मार्केट में इसमें जंप नहीं आया, इनफैक्ट इंडियन मार्केट के अंदर तो थोड़ा रेड में ही बंद हुआ है एमसीएक्स के अंदर। बट जब हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। जैसे कुछ सेक्टर हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है या मेटल्स हैं, उन पर यूएस जो है वो सोच रहा है 100 to 200% टैरिफ इंक्रीज करने का। तो ये हमें देखना होगा, हमें इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, खासतौर पे मेटल्स में, कमोडिटीज़ में, फार्मा के अंदर भी यूएस कंसिडर कर रहा है कि हम 100% के ऊपर जो है अपना टैरिफ लगाएं। तो इन सेक्टर्स को हमको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। कौन कौन से सेक्टर हैं? कमोडिटीज़ हैं, फार्मा है, सेमीकंडक्टर है, मेटल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है। अभी तक तो मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ये सेक्शन जो है, ये सेक्टर्स जो हैं, आप इनमें देख भी रहे होंगे, इसी वजह से यूएस के इस एटीट्यूड की वजह से ही, और ये जो डेडलाइन जो आ रही थी, इसी वजह से कमोडिटीज़ भी इस वक्त में पूरी तरीके से डायरेक्शन लेस हैं, या अगर चल भी रही हैं तो वो उनको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मार्केट में इस तरह का टाइम कई बार आता है जब भी कोई इवेंट जो होता है वो अवेट होता है, तो इस तरह से कमोडिटीज़ हुआ या इंडेक्स हुआ इस तरह से परफॉर्म करता है, इस तरह से बिहेव करता है, कोई नई बात नहीं है। तो निफ्टी भी आप देख रहे होंगे वहीं जो है बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, 3-4 दिन हो गए। कमोडिटीज़ भी इस वक्त बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं कर रही हैं। तो इसको देखने के लिए ये आज की डेट जो है वो निकल गई है, और इसको अब कल से हम देखते हैं, कल से देखना शुरू करते हैं। हालांकि हमारा जो पुराना एस्टिमेशन है 25,200 से लेके 25,600 या 700 के आसपास, तो उसी रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो जा रहा है। और जो भी इंट्राडे रेंज होती हैं वो तो आपको दी जाती हैं, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग खुद भी अपनी तरफ से मॉनिटर करें, देखते रहें। जो मैंने नाम लिए उनको आप नोट कर लें। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। फार्मा हुआ, सेमीकंडक्टर्स हुआ, स्टील हुआ, कमोडिटीज़ हुआ, मेटल्स हो गया, स्टील नहीं मेटल्स हो गया, और कमोडिटीज़ हुआ। इन 4 को हमें अच्छे से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ओके, टाइम के साथ मैं आपको अपडेट कर दूंगा फार्मा का और मेटल्स का। जो भी अगर इस सेक्टर के अंदर अगर कोई उछाल या इस सेक्टर के अंदर कोई डाउनटर्न मुझे देखने को मिलता है, तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर एक नया वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, सो कुछ नए अपडेट्स के साथ मैं फिर से एक बार आपसे मिलूंगा। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।